नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 12। इस सीरीज में पार्ट 1 to 11 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये सभी क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट, if you are new to my channel, please do subscribe, and if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. और कोई फीस नहीं भरनी. The channel is completely free, but please share it as Guru Dakshina. Question number 1. The following gas can be estimated by fluorescence technique after its reaction with ozone. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, जो भी आपके. Answer is 4. Nitric oxide can be estimated by fluorescence technique after its reaction with ozone. Question number 2. Which one of the following is not a coagulant? हम जानते हैं coagulant is a chemical which is used for coagulation and clarification of water. तो coagulant क्या होता है? पानी में डालते हैं उसको, coagulant से suspended particulate matter जो होता है या colloidal matter जो होता है वो coagulant से फ्लॉक्स बन जाता है, फिर वो फ्लॉक्स सेटल डाउन हो जाता है और फिर क्लियर वाटर बाहर आ जाता है. कौन सा इसमें से ऐसा है जो कोगुलेंट नहीं है? एलम कोगुलेंट है, फेरिक क्लोराइड कोगुलेंट है और फेरस सल्फेट भी कोगुलेंट है. एल्यूमिनियम और आयरन के कंपाउंड जनरली कोगुलेंट होते हैं. कॉपर सल्फेट इज नॉट अ कोगुलेंट. कॉपर सल्फेट कोगुलेंट नहीं है, वो एक डिसइंफेक्टेंट होता है, ब्लू कलर का होता है. क्वेश्चन 3. In the determination of elements by atomic absorption spectroscopy, the line source is made intermittent by. Line source means continuous source. So in the determination of elements by atomic absorption spectroscopy, the line source of light is made intermittent. That is, the continuous source of light is made intermittent by. हम जानते हैं कि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि किस वाटर के सैंपल में किस एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और उसके लिए एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ लाइट होता है जिससे वो सैंपल एलिमिनेट होता है और फिर कितना लाइट उस सैंपल से ट्रांसमिट हुआ इसी को मेजर करते हैं. पर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो तो कंटिन्यूस होता है, पर उसको इंटरमिटेंट बनाते हैं एक डिवाइस यूज करके. किससे? गॉली सेल, नेबुलाइजर, चॉपर या थर्मोकपल. The correct option is chopper. The function of the chopper is to chop the light leaving the source so that when the incident beam hits the chopper at the solid surface, the beam will be blocked and detector will only read the emitted signal from the flame. The source of light is a hollow cathode lamp. जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, जो लाइन सोर्स ऑफ लाइट होता है, वो एक हॉलो कैथोड लैंप होता है. तो जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं लाइन सोर्स ऑफ लाइट, देन यू आंसर हॉलो कैथोड लैंप. पर when that light is made intermittent by chopper, तो chopper जो होता है बेसिकली सॉलिड मेटल प्लेट होता है और वो बीच में लाइन सोर्स के बीच में आ जाता है पंखे की तरह, और उससे वो लाइट जो आगे जो लाइट पास होती है वो इंटरमिटेंट हो जाता है. कभी लाइट पास होती है, कभी नहीं पास होती है, पंखे की तरह होता है. अगर लाइट सोर्स के बीच में आप एक सॉलिड ओपेक पंखा रख दें और पंखे को घुमाएं तो जो लाइट सोर्स, तो पंखे के बाद जो लाइट ट्रांसमिट होगी कैसे ट्रांसमिट होगी? इंटरमिटेंट होगी. तो वही काम होता है चॉपर का, वो लाइट को काट देता है. ठीक है, सही आंसर है 3. सो चॉपर इज लाइक इट कट्स द लाइट. When you place a fan, an opaque fan in front of a torch, that light that will pass beyond the fan, the moving fan, will be intermittent, while the torch light will be continuous. यही principle है. Question 4. SODAR is used for the study of 1 lower atmosphere, 2 middle atmosphere, 3 upper atmosphere, या 4 ionosphere. So SODAR, the full form of SODAR is, answer is 1 lower atmosphere. SODAR, an acronym for sonic detection and ranging, is a meteorological instrument used as a wind profiler based on the scattering of sound waves by atmospheric turbulence. And this definition has been taken from Wikipedia. ठीक है. Question number 5. Solar constant refers to. Solar constant क्या होता है? 1. The amount of solar radiation incident on a plane perpendicular to the incident beam. The amount of solar 2. The amount of solar radiation emitted by sun. C. The average radiation emitted from the sun. 4. The average radiated received at any angle by a receiving surface. The average radiation. Answer is 1. The amount of solar radiation incident on a plane perpendicular to the incident beam. जो incident beam आती है उसके perpendicular जो amount of solar radiation होगा plane पर, वो कितना होगा? वही होता है solar constant. ठीक है. Question 5. That was question 5. Now we move to question number 6. Aerosol is 1. Dispersion of solid and liquid particles suspended in gas. 2. Dispersion of air molecules in the atmosphere. 3. Dispersion of fine solid particles in a liquid. Yeah, 4. Dispersion of colloids in liquids.
Aerosol is dispersion of solid and liquid particles suspended in gas or air. Answer is 1. Aero plus sol. Aero means हवा, sol means solution. तो हवा में solution, जो भी solid और liquid particulate matter होता है जो कि हवा में सस्पेंडेड रहता है उसको एरोसॉल कहते हैं. चाहे वो वाटर वेपर हो, चाहे वो पेट्रोलियम के फ्यूम्स हो, चाहे वो सूट पार्टिकल्स हो, solid or liquid suspended in air, that is aerosol. Question number 7. Abnormal surface temperature on Venus is explained by 1. Normal greenhouse effect, 2. Runoff or runaway greenhouse effect, 3. Stephen Boltzmann law, या 4. Wien's law. Normal greenhouse effect तो होता है जो अर्थ पे होता है. Venus पे the abnormal temperature is because of the runaway or runoff greenhouse effect. क्या होता है ये abnormal surface temperature? A runaway greenhouse effect will occur when a planet's atmosphere contains greenhouse gas in an amount sufficient to block thermal radiation from leaving the planet, preventing the planet from cooling and from having liquid water on its surface. तो runaway greenhouse effect या runoff greenhouse effect तब होता है जब planet के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस होती है जिससे थर्मल रेडिएशन बाहर जा ही नहीं पाता है और अंदर टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है और इसलिए प्लैनेट ठंडा नहीं हो पाता है और पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं रह पाता है, वेपर स्टेट में रहता है क्योंकि बहुत गर्म होता है. क्वेश्चन नंबर 8. एन इफेक्टिव पीएच फॉर अ गुड कोगुलेशन इज. अच्छा कोगुलेशन होने के लिए पीएच रेंज क्या होना चाहिए? 5.5 to 5, 5 to 5.5, 9 to 9.5, 7.5 to 8 या 10 to 10.5. The pH range near neutral is the best. 7.5 to 8. न्यूट्रल के जितना करीब होगा उतना अच्छा. Question number 9. MPN is a measure of 1. Turbidity of water, 2. Fecal coliforms in water, 3. Nitrates in water, या 4. Phosphates in water. MPN stands for most probable number और MPN है measure है fecal coliforms in water. MPN the most probable number is a measure of fecal coliforms in water. कि fecal coliform क्या होता है कि human excreta उसकी वजह से कितना coliforms पानी में है. That is an indicator of water pollution. Question 10. The influent turbidity to mechanical filters should not exceed. Influent मतलब incoming. तो incoming water जो मैकेनिकल फिल्टर में जाने वाला है उसकी टर्बिडिटी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए? 1 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर, 100 मिलीग्राम पर लीटर या 50 मिलीग्राम पर लीटर. सही उत्तर है 10 मिलीग्राम पर लीटर. उससे ज्यादा टर्बिडिटी मैकेनिकल फिल्टर्स के इन्फ्लुएंट वाटर की नहीं होना चाहिए. Mechanical filtration, untreated water passes through a mesh filter or a cartridge that traps suspended particles on the surface within the filter. Source is University of Georgia Extension. तो मैंने इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी आपको मेंशन कर दिया है. मैकेनिकल फिल्टर्स क्या करते हैं कि मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि फिल्टर जो पानी का फिल्टर होता है ना घर में वो भी एक तरह का मैकेनिकल फिल्टर है. तो फिल्टर्स के लिए टर्बिडिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यही है आज के लिए इतना ही. इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस, डिसएग्रीमेंट्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. All the best for your exams.